चलें जी बेटा, आप हमें बताएंगे अभी कल जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि टाइम पीरियड क्या होता है अपने जी किसी पॉइंट के इर्द गिर्द वाइब्रेशन मोशन करते हुए जिस्म के इस पॉइंट से वाइब्रेशन करने के लिए जितना वक्त दरकार होता है उसे टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक है। टाइम पीरियड को 30,000 करते हैं और इसका यूनिट सेकंड है। शाबाश, ठीक है, बैठ से हम गुड, शाबाश। इसके बाद हमारे पास ये आ जाएगा हसन की तरह, छोटू आ जाएं जी, आप आ जाएं जरा। इसके बाद ये हमें बताएगा बच्चा कि एक्सेलेरेशन के बारे में क्या ख्याल है आपका। इधर सामने खड़े होके एक्सेलेरेशन, जब बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही होती है तो उसके एक्सेलेरेशन की सिमत किधर को होती है और उसका एक्सेलेरेशन कहाँ पे मिनिमम होता है और कहाँ पे मैक्सिमम होता है, बताएं ज़रा उसके बारे में। एक्सेलरेशन जो वर्टी पोजीशन में वो वैसे हाँ जी। थोड़ी इंतहाई पोजीशन में ज़्यादा होगा जी और ब्लास्टिंग में वर्टी पोजीशन ज़्यादा और इंतहाई होगा। ठीक है, और एक्सेलेरेशन की सिमत हमेशा किधर को होगी। वर्टी पोजीशन। ठीक है, शाबाश, चलें बैठे हैं अब जा चलें जी। इसके बाद ज़रा नेक्स्ट हमारे पास आप खड़े हो जाएं जी। आप बताएंगे ज़रा हमें कि मैं आपसे एक सवाल पूछने लगा हूँ इसमें कि जो बताएं इसमें कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या होता है। फ्रीक्वेंसी जी एक सेकंड में वाइब्रेशन की ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कहते हैं, इसे जी hertz से जाहिर करते हैं और इसका यूनिट हर्ट्ज होता है hertz। ठीक है। एम्पलीट्यूड क्या होता है। एम्पलीट्यूड जी जब कोई पॉइंट के वाइब्रेटिंग मोशन पर आता है तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट को एम्पलीट्यूड कहते हैं। ठीक है, शाबाश, चलें बैठ से हम जाके, शाबाश। अच्छा, आगे बेटा हमारे पास है डैम्प्ड ऑसिलेशन। आज का हमारा क्या टॉपिक है, डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या है, देखें जो बेटा हमने इससे पहले मैंने आपको केसेस पढ़ाए हैं, आइडियल केसेस के। हमारे पास एक पेंडुलम था, पेंडुलम हमने यहाँ अटैच किया हुआ था, तो ये फ्रीली इधर को मूव करता था ज़्यादा ना इधर। कोई आइडियल केस लिया था कि अगर यहाँ कोई एयर, कोई फ्रिक्शन, कोई बाहर से फोर्स ना लग रही हो तो ये हमेशा इस तरह से मोशन अपना जारी रखेगा। तो इसका मोशन बन गया सिंपल हार्मोनिक मोशन। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि प्रैक्टिकली क्या होता है कि अगर हम इसे हिला के छोड़ें तो कुछ देर के बाद आहिस्ता आहिस्ता ये रुक जाता है। अब उसकी वजह क्या है, इसके ऊपर बाहर से एक फोर्स लग रही है कि नहीं। अब इसकी जो ऑसिलेशन है, इसका जो हरकत है वो किसी फोर्स के ज़ेरे असर है, और वो जो फोर्स बाहर से लग रही है वो फोर्स से पहले इसका मोशन ज़्यादा है, इसके मैकेनिकल एनर्जी ज़्यादा, वो बाहर से लगने वाली फोर्स इसके मैकेनिकल एनर्जी को आहिस्ता आहिस्ता क्या कर रही है, कम कर रही है। क्या कर रही है, कम कर रही है। इसका मतलब कि जब कोई बॉडी ऑसिलेशन कर रही हो किसी बैरूनी फोर्स के ज़ेरे असर, या उसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स भी लग रही हो, तो फिर क्या होता है, उसकी मैकेनिकल एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाती है, कम होती जाती है, यानी कि उसका मोशन आहिस्ता होता जाता है। समझ आ रही बात की। अगर बाहर से कोई फोर्स ना लग रही हो, बॉडी ज़्यादा ना हरकत कर रही है, फिर तो हमेशा से अपना मोशन जारी रखेगी, है कि नहीं बेटा। देखें ये आइडियल केस है कि अगर हम इसको पेंडुलम को उठा के ऐसी जगह पे रख देते जहाँ कोई एयर, कोई बाहर से नेट फोर्स ना लग रही होती, ये केस आपने पढ़ा कहीं पे, प्रैक्टिकली आपने देखा नहीं है। तो अगर हम इसको ऐसी जगह पे रख दें जहाँ कोई फोर्स बाहर से, कोई एयर, कुछ भी ना इसके ऊपर लगे, तो आप देखेंगे ये हमेशा मोशन अपना जारी रखेगी, जिसके बारे में न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी कहता है कि अगर किसी बॉडी के ऊपर कोई नेट फोर्स अमल ना करे तो वो हमेशा अपने मोशन को क्या रखता है। अब इसके ऊपर अगर बाहर से कोई नेट फोर्स ना लग रही होती तो इसने हमेशा हिलते ही रहना था। अब डेली लाइफ में हम देखते हैं ऐसा नहीं होता, क्योंकि बाहर से नेट फोर्सेस लग रही हैं। उन फोर्सेस की वजह से इस बॉडी का पहले मोशन ज़्यादा था, अब फोर्सेस की वजह से मोशन आहिस्ता आहिस्ता क्या होता जा रहा है, कम होता है। अब मोशन वाली एनर्जी कौन सी होती है, मैकेनिकल एनर्जी, और मैकेनिकल की आगे काइनेटिक एनर्जी टाइप है कि नहीं। तो यही बेटा इसकी डेफिनेशन है कि अगर कोई बॉडी
ये सपोज इसका पहले एम्पलीट्यूड यहाँ तक बन रहा है कि यहाँ से यहाँ तक ये वाइब्रेट कर रही है। अगले केस में देखेंगे ये इसका मोशन इतना हो जाएगा, अगले में देखेंगे ये हो जाएगा और कम, फिर रुक जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि अब इसके ऊपर बाहर से एक एक्सटर्नल फोर्स लग रही है। तो अगर कोई बॉडी किसी फोर्स के अंडर कि उसके ऊपर फोर्स भी लग रही हो और उस फोर्स के ज़रिए असर वो ऑसिलेशन कर रही हो, तो बॉडी की मैकेनिकल एनर्जी देखें आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो यहाँ से हमें याद क्या रखना है कि अगर कोई बॉडी किसी फोर्स के ज़रिए असर अपना मोशन कर रही हो तो उस मोशन की फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होती जाती है, मैकेनिकल एनर्जी कम होती जाती है। बेटा जब इसको वेव की फॉर्म में ड्रा किया जाता है तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि जो बेटा हमारे पास ये कंप्लीट राउंड ट्रिप होता है, अगर बॉडी यहाँ से चल के यहाँ आई है और यहाँ से घूम के ऐसे गई है, इसको एक और फॉर्म में भी हम ड्रा करते हैं, वेव फॉर्म में। वो वेव फॉर्म क्या होती है? ये होती है कि बॉडी गई और ये ऐसे वेव बनती है कि अगर यहाँ से पहले यहाँ आई बॉडी तो यहाँ से यहाँ गई, चले अंदर से बाहर ले लें, पहले यहाँ से यहाँ गई, मीन से किधर को गई? एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ, जिससे हम क्या कहते हैं? इंतहाई। तो ये लाइन सारी की सारी शो करती है मीन पोजीशन को। ये सेंटर वाली लाइन क्या शो करती है? मीन। ये बॉडी यहाँ से चली आहिस्ता 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 यहाँ तक आई तो ये मैक्सिमम यहाँ तक जा रही है, ये पोजीशन क्या शो करती है? एक्सट्रीम। तो इसको हम ऐसे भी ड्रा कर सकते हैं। फिर यहाँ से देखें बेटा, यहाँ से यहाँ गई, फिर घूम के दोबारा मीन पे आई, एक्सट्रीम से फिर किधर आई? मीन पे। तो देखें एक्सट्रीम से दोबारा किधर आ गई है? मीन पे। मैंने बताया ये सारी लाइन मीन पोजीशन को शो करेगी। फिर यहाँ मीन से चलेगी, यहाँ से चलेगी और फिर किधर को जाएगी? एक्सट्रीम की तरफ। फिर मीन से चल के फिर किधर को जा रही है? एक्सट्रीम, यहाँ तक। समझ आ रही कि नहीं? ये अगेन कौन सी पोजीशन है? एक्सट्रीम, इंतहाई पोजीशन। फिर एक्सट्रीम से चल के दोबारा किधर को जा रही है? मीन की तरफ। तो फिर एक्सट्रीम से चल के किधर को? मीन पोजीशन की तरफ। क्लियर हो गया कि नहीं? अब बेटा देखें, अब मैं आपको बात क्या समझाने लगा हूँ। अगर तो बॉडी के ऊपर बाहर से कोई नेट फोर्स न एक्ट कर रही हो, बॉडी आज़ादाना सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही हो, उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अमल ना कर रही हो, तो ताहा शरारतें नहीं, उस केस में इसकी वेव फॉर्म क्या बनेगी? जैसे पहले बनी है वैसे ही आगे भी बनेगी, वैसे ही वेव बनेगी। कोई फ़र्क तो नहीं ना आया? वैसे ही फिर उतना जाएगी, इसी तरह इसकी वेव चलती रहेगी। अगर बॉडी कौन सा मोशन कर रही है? सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी कि उसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स अमल ना कर रही हो, तो फिर वह ज़्यादा ना चलती रहेगी, वैसे ही उसकी वेव बनती जाएगी। लेकिन अब हमारे केस में क्या है? देखें, पहले एम्पलीट्यूड था इतना, अब एम्पलीट्यूड हो गया कम और कम। ये एम्पलीट्यूड ही होता है ना इतना, एम्पलीट्यूड कम और कम और कम और कम। अब देखें, और एट द एंड क्या हो गया? ज़ीरो ही हो गया। अब देखें, अगर ये वाला जो डैम्ड ऑसिलेशन है, इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊँ इस तरह वेव फॉर्म में, तो बेटा हमारे पास क्या बनेगा? गौर से देखिएगा ज़रा, जो बुक पे बना हुआ है। शुरू में तो बॉडी का एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा है। एम्पलीट्यूड क्या? मीन से लेके कहाँ तक? एक्सट्रीम तक बहुत ज़्यादा है डिस्प्लेसमेंट। फिर नीचे आई बॉडी, अगले केस में एम्पलीट्यूड क्या हो गया? कम। अब देखें, पहले ज़्यादा बन रहा नहीं, देख जितना पहले ऊपर था उतना ही किधर बन रहा था? नीचे। अब मैं नीचे थोड़ा कम करने लगा हूँ, एम्पलीट्यूड पहले से क्या हो गया? कम। अब अगले केस में और कम हो गया। समझ आ रही बात की? अगले केस में और कम, उससे आगे और कम, फिर बिल्कुल ही कहाँ पे आ गया? ज़ीरो पे आ गया। समझ आ गई कि नहीं? तो अगर ये जो ग्राफ बन रहा है, ये सारा जो मैंने ग्राफ बनाया है, वेव फॉर्म बनाई है, ये किसके लिए है? डैम्प्ड ऑसिलेशन के लिए। किसके लिए बेटा? उर्दू में भी इसको यही कहेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए ये बनेगा ग्राफ। लेकिन अगर किसी बॉडी के ऊपर बाहर से फोर्स लग रही है, मोशन तो सिंपल हार्मोनिक करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये जो फोर्स लग रही है वो उसके हार्मोनिक मोशन को हार्मोनिक मोशन नहीं रहने दे रही। अब आहिस्ता आहिस्ता एम्पलीट्यूड कम होता जा रहा है, तो फिर उसका वेव फॉर्म ऐसे बनेगा। अब देखें,
एक टाइम पे जाके उसका एम्पलीट्यूड बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि वो रुक जाएगी। समझ आ रही कि नहीं? क्लियर हो गया? हाँ बेटा, तो ये इसकी मैं डेफिनेशन बनाने लगा हूँ कि अगर कोई बॉडी, अब ये एग्जांपल है ज़रा शॉक अब्जॉर्बर वाली, गाड़ी का जो शॉक अब्जॉर्बर होता है, शॉक कहते हैं झटके को, जो ऐसे ऊपर नीचे झटका। अब मैं समझाने लगा, अब्जॉर्बर अब्जॉर्ब करने वाला, जज़ब करने वाला। तो गाड़ी के अंदर एक पुर्जा है जो कि गाड़ी के अंदर जंप की वजह से, जब गाड़ी किसी जंप से गुजरती है तो गाड़ी में जो झटका पैदा होता है, अब गाड़ी क्या करेगी, जब जंप के ऊपर से गुजरेगी तो गाड़ी एक बॉडी है, गाड़ी वाइब्रेट करने की कोशिश करेगी। क्या करने की कोशिश करेगी? गाड़ी सारी की सारी क्या करने की कोशिश करेगी? वाइब्रेट। अब वाइब्रेशन की वजह से उसमें फिर बहुत बड़ा ऊंचे ऊपर नीचे जंप पैदा हो सकता है, क्योंकि वो भी इसकी तरह क्या करने की कोशिश करेगी? वाइब्रेट। या बाइक के ऊपर अगर आप बैठे हों, अगर शॉक ना लगे उसके अंदर, जिसे हम शॉक कहते हैं, शॉक नहीं होता, शॉक होता है, शॉक अब्जॉर्बर, ठीक है। तो उसमें बहुत ज़्यादा डैम्प, अब उसकी वजह से यानी कि उसमें ये वाला वाइब्रेटरी मोशन पैदा होगा जब गाड़ी जंप के ऊपर से गुजरेगी। अब इन शॉक अब्जॉर्बर्स ने क्या करना है? अब देखें, इस शॉक अब्जॉर्बर का एक साइड हमने फ्रेम, कार की या मोटरसाइकिल की जो फ्रेम है उसके साथ अटैच किया होता है, और दूसरा आप देखते हैं पहिए के एक्सल के साथ, है कि नहीं? अब होगा क्या, गौर से देखें, जब गाड़ी जंप से गुजरेगी तो ये स्प्रिंग लगा हुआ है, जैसे मैथ स्प्रिंग में था, तो जब हम खींचते थे तो वाइब्रेट करता था, तो मुसलसल वाइब्रेट करता रहता था। अब यहाँ पे क्या होगा, जब गाड़ी जंप में से गुजरेगी तो ये स्प्रिंग क्या करेगा, गाड़ी में जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होनी है, स्प्रिंग उसके साथ साथ गाड़ी के ये भी वाइब्रेट करने की कोशिश करेगा। लेकिन अब ये करेगा क्या, इसकी जो मैकेनिकल एनर्जी है स्प्रिंग की ऊपर नीचे वाली, जिस तरह वो स्प्रिंग वहाँ कर रहा था, इस मैकेनिकल एनर्जी को देगा ये बाहर। हमने तेल फिल किया हुआ शॉक में, क्या फिल किया होता है? ऑयल, ऑयल फिल किया होता है शॉक में। ये ऑयल क्या करेगा, इस स्प्रिंग के पास जो इसके मोशन वाली एनर्जी है, वो जब जंप से गुजरेगा तो स्प्रिंग इस तरह हिलेगा कि नहीं? स्प्रिंग के पास जो मोशन वाली मैकेनिकल एनर्जी है, ऑयल उस एनर्जी को अपने पास ले लेगा। जब वहाँ से एनर्जी ऑयल के पास आएगी तो फिर शॉक की जो मैकेनिकल एनर्जी है मोशन वाली, ऑयल उसको बना देगा कौन सी एनर्जी? हीट एनर्जी। कौन सी एनर्जी बना देगा? तो आपकी जो शॉक के अंदर मोशन बहुत तेज़ तेज़ उसने हिलना था, वो एनर्जी क्या बन गई? हीट बन गई, और मोशन से वो हीट बन गया बाहर सराउंडिंग में चली जाएगी, तो आपकी गाड़ी के ज़्यादा जंप उसमें प्रोड्यूस। और जी जी, अगर हम इसमें ऑयल ना हो फिर क्या होगा? तो फिर बेटा उस केस में जो आपका शॉक अब्जॉर्बर है वो क्या करेगा? बड़ी ज़ोर से वाइब्रेट करेगा और आपको उठा के ऊपर फेंकेगा। आप गाड़ी के ऊपर बैठे हुए हैं ना, तो शॉक ने क्या करना है? एक दफ़ा कंप्रेस होना है, जब स्प्रिंग कंप्रेस होता था, डिस्प्लेसमेंट x = -a होती थी, फिर वो खुलता है। जब वो खुलेगा ना तो आपको उठा के फेंकेगा फिर बाहर। समझ आ रही बात है कि नहीं? अब क्या हो रहा है, अब वो खुलने की कोशिश करेगा, उसके पास जो मैकेनिकल एनर्जी है, ऑयल उस मैकेनिकल एनर्जी को लेगा और बना देगा हीट। हीट एनर्जी बना के सराउंडिंग में या जहाँ मर्जी उसको वो रिलीज़ हो जाएगी हीट में। शॉक को हाथ लगाएं, गर्म हुआ होता है। समझ आ रही कि नहीं? तो अब इस केस में आपकी गाड़ी में जो वो शॉक झटका प्रोड्यूस होना था, वो झटका अब हीट बन के निकल गया। अब देखें, हो ये भी मोशन ही रहा है, मोशन हो रहा है ना, लेकिन अब इसके साइडों पे फोर्सेस भी लग रही हैं। किसी फोर्स, इधर से भी फोर्स लग रही है ना, नीचे से फोर्स लग रही है, स्प्रिंग रखा हुआ है एक साइड से, वहाँ पे हमने अटैच किया हुआ था। ये केस था बेटा, मैं ज़रा रिकॉल करने लगा हूँ आपके माइंड में। जी जी, ये देखें, गौर से देखें, इस साइड से हमने फिक्स किया हुआ था, अटैच किया हुआ था, इधर से हमने फिक्स किया हुआ है, इस साइड से इस शॉक को क्या किया हुआ है? फिक्स्ड है। ये साइड फ्री थी, इधर कोई फोर्स एक्ट, ये मैथ स्प्रिंग सिस्टम में था। जब उसका मोशन क्या था? सिंपल हार्मोनिक मोशन था, बाहर कोई फोर्स नहीं, तो वो ज़्यादा ना मूव कर रहा था। लेकिन अब क्या है, इस साइड पे लग रही है फोर्स, ये पकड़ा हुआ ना इधर से, जब पकड़ा हुआ किसी चीज़ को तो मतलब आप उस पर क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। तो अब भी मोशन हो रहा है लेकिन किसी फोर्स के ज़ेरे असर। आसान करके मैंने आपको ये पेंडुलम वाला समझाया है कि जब हवा में उसको छोड़ें,
झूला जिस तरह होता है, तो बाहर से फोर्स लग रही है कि नहीं एयर की, तो वही फोर्स उसके मोशन को आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस कर रही है। क्या कर रही है? रिड्यूस कर रही है। तो मैं ज़रा बताने लगा हूँ कि जब कोई बॉडी ऑसिलेशन करे, यानी कि मोशन करे, ऑसिलेशन का मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन करे, लेकिन किसके ज़ेरे असर करे? फोर्स के ज़ेरे असर। किसके ज़ेरे असर? ये देखें यहाँ पे फोर्स बाहर से लग रही थी, हवा जब इसके साथ टकराएगी, जब दो चीज़ें आपस में टकराती हैं तो क्या होती है? फ्रिक्शन होती है ना। तो यहाँ कौन सी फोर्स लग रही है? फ्रिक्शन वाली। कौन सी फोर्स? फ्रिक्शन। अब देखें ये स्प्रिंग और ये ऑयल जब आपस में एक दूसरे के साथ टच होंगे, तो दो चीज़ें जब टच हों तो क्या प्रोड्यूस होती है? फ्रिक्शन। क्या प्रोड्यूस होती है? जब फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो तो क्या मिलती है आपको? हीट मिलती है कि नहीं? अब वो हीट या फ्रिक्शन क्या कर रही है? किसको कम कर रही है? आपकी मैकेनिकल एनर्जी को कम कर रही है। समझ आ रही बात की कि नहीं? तो बहरहाल मैं इसकी सिंपल डेफिनेशन अब बनाने लगा हूँ कि अगर कोई बॉडी, बेटा मैं समझा दिया उर्दू में, अगर मैं इंग्लिश में लिख दूँ कोई इतराज़ तो नहीं आपको? ठीक है, क्योंकि उर्दू में मुझे थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम आएगा। द ऑसिलेशन ऑफ अ बॉडी। ऑसिलेशन का मतलब होता है किसी बॉडी का मोशन। बॉडी मोशन कर रही थी ना, ऐसे मोशन हो रहा था कि नहीं? मोशन को ऑसिलेशन। द ऑसिलेशन ऑफ अ बॉडी, किसी जिस्म का मोशन अंडर अ फोर्स इज कॉल्ड, फोर्स के जरिए से हाँ जी, डैम्प्ड ऑसिलेशन। क्या कहलाता है? डैम्प्ड ऑसिलेशन। अगर कोई बॉडी मोशन कर रही है और किसी फोर्स के ज़रिए असर कर रही है, तो उस बॉडी के मोशन को हम कहेंगे डैम्प्ड ऑसिलेशन। क्या कहेंगे? समझ आ रही कि नहीं? तो इसमें मैं, फोर्स के जरिए से, हाँ जी, डैम्प्ड उसके मोशन को हम क्या कहेंगे? डैम्प्ड। डैम्प्ड मोशन भी कह सकते हैं, डैम्प्ड ऑसिलेशन भी कह सकते हैं। अब इसमें थोड़ा और याद रखेंगे कि बॉडी की जो मैकेनिकल एनर्जी है, कि जब बॉडी किसी फोर्स, जिस तरह शॉक अब्जॉर्बर की एग्जांपल दी, तो बॉडी की जो मैकेनिकल एनर्जी है, कौन सी एनर्जी? मैकेनिकल एनर्जी, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? हीट एनर्जी में। कौन सी फोर्स की वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। कौन सी फोर्स की वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। तो उसी वजह से पहले तो एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर एम्पलीट्यूड क्या होता जाता है? कम हो, और फिर एक टाइम पे क्या हो जाता है? सिफर हो जाता है। समझ आ गई बेटा? अब पेपर में आपने इसको लिखना किस तरह से है? पेपर में ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है ये कि डैम्प्ड ऑसिलेशन से क्या मुराद है? इसकी एक मिसाल दे दें और साथ इसका ग्राफ भी बना दें। तो ग्राफ आप ये वाला बना देंगे, ये डेफिनेशन लिख देंगे, साथ थोड़ी सी आपने रीज़न लिख देनी है कि जब डैम्प्ड ऑसिलेशन हो रही होती है तो बॉडी की जो मैकेनिकल एनर्जी है, फ्रिक्शन की वजह से वो किस में चेंज हो जाती है? हीट में चेंज हो जाती है, और उस वजह से बॉडी का एम्पलीट्यूड आहिस्ता आहिस्ता क्या होता जाता है? कम होता जाता है, और एक टाइम पे क्या हो जाता है? सिफर ही हो जाता है। बिल्कुल ही झूला रुक जाता है ना जाके फिर, तो एम्पलीट्यूड यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या बन गई? दोबारा से सिफर। समझ आ गई बात कि नहीं? तो बेटा ये लॉन्ग भी आ जाता है। मैं देख रहा था एक पास पेपर के, उसमें ये क्वेश्चन लॉन्ग के तौर पर भी आया हुआ था। तो फिर आप क्या करेंगे? डैम्प्ड ऑसिलेशन को डिफ़ाइन करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, साथ ही वजह बताएंगे कि मैकेनिकल एनर्जी फ्रिक्शन की वजह से किस में? हीट में चेंज हो जाती है, उस वजह से बॉडी का एम्पलीट्यूड आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है और एक टाइम पे ज़ीरो हो जाता है। और एट द एंड आपने शॉक अब्जॉर्बर वाली जो एग्जांपल है गाड़ी की, इसको भी आपने वहाँ पे लिख देना। बुक से पढ़ेंगे, बड़ी सिंपल वहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है बेटा कि नहीं? अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हमारे पास बेटा टॉपिक है वेव मोशन। क्या टॉपिक का नाम है? यही है ना, वेव मोशन। कि वेव मोशन क्या है, इसके बारे में देखते हैं। उर्दू में भी इसको वेव मोशन ही कहेंगे।
वेव क्या है, सबसे पहले तो वेव देखेंगे। वेव क्या है? मोशन का मतलब तुम्हें पता है, हरकत होता है कि नहीं? साथ साथ चलें, उसको भी छोड़ दें उधर, ठीक है। घर जाके जब आप पढ़ेंगे, जिस तरह वो पेंडुलम वाला अगले दिन पढ़ा, जा समझ आ गई थी ना, इस दफ़ा अकेले बैठ के पढ़ेंगे और जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक। अब वेव मोशन क्या है? सबसे पहले वेव देखते हैं क्या है। अगर हमारे पास बेटा एक मीडियम हो, मीडियम कोई ज़रिया, कोई भी चीज़, पानी ले लें, एक चीज़ है ना, ठीक है, हवा ले लें, कुछ भी ले लें, ठीक है, आप स्प्रिंग ले लें, क्लियर हो गया। तो ये पानी इसमें ऐसे पड़ा हुआ है, पहले इसके जो वाटर के मालिक्यूल्स हैं, पानी के अंदर वाटर के मालिक्यूल्स होते हैं ना, चलें ये समझ लें उसके एटम्स हैं या मालिक्यूल्स हैं, जो मर्जी हैं, ये सिंपल ऐसे पड़े हुए हैं। जब हमने इसको छेड़ा नहीं, ठीक है, अब क्या होगा, हमने बाहर से एक उठाया, वट्टा उठाया या पत्थर उठाया और इसमें उठा के फेंक दिया पानी में। तो जब आप पानी में वो फेंकेंगे तो पहले तो पानी ऐसे पड़ा हुआ था, आराम से सोया हुआ था। जब आपने पानी में फेंका तो पानी में एक खलल, थरथराहट, पानी में एक वाइब्रेशन, पानी में एक मोशन पैदा हो गया है। पानी हिलेगा कि नहीं हिलेगा? तो असल में हमने क्या किया है, इसको डिस्टर्ब किया है। जब भी किसी मीडियम को डिस्टर्ब किया जाता है, किसी मीडियम को शय कह लें बेटा, ये शय ही है ना पानी, समझ आ गई कि नहीं? फिज़िक्स में उसको मीडियम का लफ्ज़ दिया जाता है, मीडियम का नाम दिया जाता है। जब भी किसी मीडियम में खलल पैदा किया जाए, उसको छेड़ा जाए, इंग्लिश में कहते हैं डिस्टर्बेंस। जब हम किसी मीडियम में डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, खलल पैदा करते हैं, तो बेटा उसमें उसके जो मालिक्यूल्स हैं या उसके पार्टिकल्स हैं जिससे भी वो बना हुआ है, जाहिर है वो ऊपर नीचे तो हिलेंगे, तो फिर ही मोशन होगा ना। वो सारे मिलके हिलते हैं तो फिर हमें बाहर से नज़र आ रहा होता है कि वो पानी हिल रहा है। समझ आ रही कि नहीं? तो असल में हमने छेड़ा, क्लियर हो गया कि नहीं? हम एक को छेड़ेंगे, देखें ऐसे ही है जैसे 10 बच्चों ने कान पकड़े हुए हैं, हमने छेड़ा सपोज इसको, एक को ठुड्डा लगाया, वो आगे वाले को टकराएगा, वो आगे वाले को। तो मैंने पाँव से दी है मैकेनिकल एनर्जी, चलें मैंने पाँव को मोशन दिया है ना, मोशन दे के बच्चे को मारा है ना, तो वही एनर्जी पहले बच्चे के पास गई, वो शिफ्ट होगा दूसरे की तरफ, मोशन वो भी करेगा खुद, वो अपनी मैकेनिकल एनर्जी देगा साथ वाले को, वो साथ वाला आगे वाले को। तो मैंने एनर्जी यहाँ लगाई थी, यहाँ से वो आगे तक मुंतकिल हो जाएगी। तो मैंने खलल पैदा किया बच्चों में, तो पहले ने दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को। तो यहाँ से बात क्या समझने वाली है कि जब भी किसी शय में, किसी मीडियम में, शय को क्या नाम देते हैं? मीडियम, उर्दू में मीडियम कहते हैं। मीडियम में क्या क्रिएट की जाती है? डिस्टर्बेंस, यानी कि उसको छेड़ा जाता है, डिस्टर्ब किया जाता है, खलल पैदा किया जाता है। तो उस डिस्टर्बेंस की वजह से उसमें एक पार्टिकल्स मोशन करते हैं, तो मोशन की वजह से जो चीज़ प्रोड्यूस हो रही है उसको क्या कहते हैं? वेव्स। क्या कहते हैं? अब वेव्स क्या काम कर रही हैं यहाँ पे? मैंने पहले बच्चे को छेड़ा है, मैंने एनर्जी पहले को दी है, वो एनर्जी आगे आगे वो आखिरी तक पहुँच रही है। तो हमने यहाँ इसको तंग किया, वो आगे गया, वो आगे गया, वो आगे, वो आगे, सारे। तो यहाँ से एनर्जी मुंतकिल हो रही है आगे। हमने एक को एनर्जी दी ना, वही एनर्जी आगे शिफ्ट हो रही है, ट्रांसफ़र होना इसको कहते हैं, मुंतकिल होना। समझ आ रही बात है कि नहीं? तो वेव्स जब कहीं पे प्रोड्यूस होती हैं तो वो क्या करती हैं? ट्रांसफ़र करवाती हैं, मुंतकिल करवाती हैं। किसको? एनर्जी को। किसको बेटा? वो एनर्जी कोई भी हो सकती है, डिफरेंट टाइप में। कहीं पे साउंड होता है, वो साउंड एनर्जी होती है, कहीं पे वो मैकेनिकल एनर्जी होती है, कहीं पे वो कोई और एनर्जी होती है। समझ आ रही कि नहीं? तो मैं यहाँ इसका खुलासा बनाने लगा हूँ कि जब भी किसी मीडियम में डिस्टर्बेंस की जाए, उसको छेड़ा जाए, तो उसमें क्या प्रोड्यूस होती हैं? वेव्स। वेव्स क्या करती हैं? ट्रांसफ़र करती हैं, मुंतकिल करती हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती हैं। किसको? एनर्जी को। तो हम ये कह सकते हैं कि वेव्स क्या होती हैं? एनर्जी को लेके जाने वाली होती हैं। एनर्जी को लेके कौन जा रहा है? वेव्स लेके जा रही हैं। वेव यहाँ से आगे जा रही है, ऐसे ऐसे एनर्जी भी, यानी कि इस तरह वेव बनेगी। अभी मैंने शक्ल बनाई थी,
हमने यहाँ फोर्स लगाई, वेव बनी, आहिस्ता आहिस्ता वेव आगे जा रही है और साथ हमारी क्या लेके जा रही है, एनर्जी भी लेके जा रही है। क्या लेके जा रही है, एनर्जी। अब देखिए बेटा, तो वेव्स को फिर ये कहेंगे एनर्जी लेके जाने वाली चीज़। क्या इसका नाम है, एनर्जी लेके जाने वाला। अब ये लेके जाने वाला तो इसको इंग्लिश में कहते हैं एनर्जी कैरियर। क्या कहते हैं, कैरियर का मतलब होता है लेके जाने वाला। और किसको लेके जा रहा है, समझ आ रही कि नहीं। तो ये पूछ सकता है आपसे कि वेव्स क्या करती हैं, तो आप बताएंगे कि वेव्स हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में या हमारी साइंस के वर्ड में, साइंस की दुनिया में एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने का काम करती हैं। समझ आ रही कि नहीं। अब मैं आपको एग्जांपल देने लगा हूँ। अभी मैं बोल रहा हूँ, देखें गौर से, मैंने बोला तो मेरी जो वोकल कॉर्ड है गले में, पढ़ा हो ना बायो में, अब मैं जब बोलूँगा तो वो वोकल कॉर्ड इस तरह हिलेगी, इस तरह वाइब्रेट करेगी। जब वाइब्रेट किया, मैंने बोला, तो उस वोकल कॉर्ड में डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हुई। तो उसमें क्या प्रोड्यूस हुई, वेव्स। अब वो वेव्स कौन सी हैं, अब वेव्स जाएंगी तो वो असल में आवाज़ है। अब जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो साउंड की फॉर्म में हो रही है। अब वही साउंड आगे देखें, मैं आपको ज़रा बताने लगा हूँ, वही साउंड निकलेगा और बाहर जो हवा पड़ी हुई है, हवा के मॉलिक्यूल्स के साथ टकराएगा। हवा में भी फिर क्या प्रोड्यूस होंगी, वेव्स, वो आगे वाले के साथ। आहिस्ता आहिस्ता फिर वेव्स यहाँ से मेरे गले से आपके कानों तक किसको लेके आ रही है, एनर्जी को। और अब कौन सी एनर्जी लेके जा रही है, साउंड वाली, आवाज़ वाले। अब डायरेक्ट सिर्फ ये नहीं होगा, अब आपके कान तक वो एनर्जी पहुँचेगी। आपके कान में एक पर्दा लगा हुआ है, इसको एयर ड्रम कहते हैं, कहते हैं कान का पर्दा ना पाड़ जाए। तो वही एनर्जी जाके हवा के ज़रिए जब आपके कान के साथ टकराती है, तो कान का पर्दा एक मीडियम है, एक शय है। जब उसके साथ एनर्जी टकराएगी तो वो भी क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, मोशन करेगा। तो फिर एनर्जी मेरे मुंह से आपके कानों तक पहुंची कि नहीं पहुंची, किसके ज़रिए, साउंड वेव्स के ज़रिए। वेव्स हैं, लेकिन अब कौन सी वेव्स हैं, साउंड वेव्स। समझ आ रही बात की नहीं। तो यहाँ से आपने याद रखना है कि मैं लिखवा देता हूँ, वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस। वेव असल में एक डिस्टर्बेंस है इन अ मीडियम। किस में डिस्टर्बेंस हो रही है, मीडियम में, किसी शय में, विच, जो क्या काम करता है, विच ट्रांसफर्स, जो क्या काम करता है, ट्रांसफर्स, विच ट्रांसफर्स एनर्जी। और वेव्स ने क्या काम करना होता है, एनर्जी को ट्रांसफ़र करवाना होता है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना होता है, मुंतकिल करना होता है, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह। समझ आ रही बात की। तो आप कह सकते हैं कि वेव्स असल में क्या हैं, वेव्स, उर्दू में भी इसको वेव्स कहेंगे, ये एनर्जी कैरियर्स हैं, एनर्जी को लेके जाने वाली हैं। समझ आ रही बात की, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास आज की सिंपल, आपने ये जस्ट पेपर के लिए आपने बस ये डेफिनेशन याद रखनी है वेव्स की, लेकिन अंदर क्या बात थी वो सारी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है बेटा। इसी तरह कल एक और टॉपिक भी पढ़ाया आपको, डैम्ड ऑसिलेशन, तो वो भी तैयार करके आइएगा, प्लस ये भी तैयार करके आइएगा, ठीक है कि नहीं, ठीक है जी। तो चलें, अल्लाह हाफ़िज़।